साथियों, सबसे पहले आप लोगों को जय मूल निवासी साथियों। आज हम आप लोगों को बाइपोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे, जो हमारे देश में द्विदलीय पद्धति है, दो दलीय पद्धति है, एनडीए और यूपीए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज मूल निवासी बहुजन समाज के लोग किस भयानक संकट में फंस गए हैं, इस बात का उन्हें कोई आकलन नहीं है। अपना निर्णय बनाने के लिए सबसे पहले आकलन करना जरूरी होता है। तो इसी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ये चर्चा किया जा रहा है कि हमारे देश का लोकतंत्र किस प्रकार का आकार और प्रकार धारण कर लिया है। इस बात का हमारे लोगों को एहसास ही नहीं है, समझ ही नहीं है, जानकारी ही नहीं है कि लोकतंत्र किस प्रकार का आकार प्रकार धारण कर लिया है। इसीलिए संकट और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। ये एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि यदि जानकारी ही नहीं है लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र किस प्रकार का आकार और प्रकार धारण कर लिया है, तो इसे बदलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बदलना ही लोग नहीं चाहते हैं, तो जो व्यवस्था चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, तो और ज्यादा भयानक संकट में हमारे लोग पहुंच जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जो वर्तमान का लोकतंत्र है, इसका क्या परिणाम हुआ और क्या होने वाला है, इसी का वर्तमान और भविष्य का आकलन करना हमें जरूरी है। तो दोस्तों, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला संसदीय जनतंत्र और दूसरा अध्यक्षीय जनतंत्र। तो संसदीय जनतंत्र यूके के देशों में होता है और अमेरिका में अध्यक्षीय जनतंत्र है। और संसदीय जनतंत्र और अध्यक्षीय जनतंत्र में क्या अंतर है? तो यदि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में यदि राष्ट्रपति को 5 साल के लिए चुन लिया गया है, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। वो अपना काम करते रहता है, क्योंकि उसमें जवाबदेही का सिद्धांत नहीं है। और जो संसदीय जनतंत्र है, उसमें जवाबदेही का सिद्धांत है। यदि सवाल पूछा जाए तो सरकार जवाब देने के लिए बाध्यकारक है। जवाबदेही का सिद्धांत संसदीय जनतंत्र में है और 6 महीने के बाद सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है, लाया जाता है। विरोधी पार्टी जो अविश्वास प्रस्ताव लाती है, यदि बहुमत अपना सिद्ध करती है तो सरकार बनता है, नहीं तो यदि नहीं आश्वासन दिया बहुमत का, राष्ट्रपति को विश्वास नहीं हुआ, तो सरकार को भंग कर सकते हैं, भंग कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद और विधायक हैं, क्या उनको
जवाबदेही के सिद्धांत के बारे में पता है, वो लोग क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर कराने के लिए लोग जाते हैं। छोटे मोटे काम कराने के लिए लोग जाते हैं। वह फोन के द्वारा काम करवाता है और विकास निधि का संचालन करता है। लेकिन यह किसी सांसद और विधायक का पहला कर्तव्य नहीं होता है। सांसद और विधानसभा एक कानून बनाने की संस्था है और सभी जो है कि सांसद और विधायक हैं, इन सभी लोगों को अपना जो है बिल रखने का अधिकार है। संसद के टेबल पे अपना निजी बिल रखने का अधिकार है। अपने समाज के लिए, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस समाज के हित में बिल बना करके वह सांसद में और विधानसभाओं में चर्चा करा करके कानून का रूप दे सकते हैं, कानून बनवा सकते हैं, जिससे उनके समाज को फायदा होगा, लाभ होगा। लेकिन आज तक किसी सांसद और विधायक ने ऐसा किया? अनुसूचित जात जनजात ओबीसी का सांसद और विधायक ने ऐसा किया? और बहुत सारे अधिकार हैं। सांसद से सवाल पूछने का अधिकार है, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है और मंत्री को जवाब देना बाध्यकारक है। यदि जवाबदेही के सिद्धांत की वजह से कई बार सरकार को संकट में घेर देते हैं, विरोधी पार्टी के लोग संकट में डाल देते हैं, संसद सत्र में तैयारियां करना पड़ती है, जवाब देना पड़ता है। यदि कोई मंत्री जवाब नहीं दिया, उसको हटाने के बारे में भी लोग सोचते हैं। जवाबदेही के सिद्धांत की वजह से कई बार प्रधानमंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जैसे बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन में इस्तीफा देना पड़ा, इस जवाबदेही के सिद्धांत की वजह से। तो जवाबदेही का सिद्धांत के वजह से हमारे समाज में क्या पैदा किया? अस्थिरता पैदा किया, अस्थिरता पैदा किया जवाबदेही के सिद्धांत की वजह से। ये लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। ये लोग जनता के प्रश्नों का जवाब देना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 26 जनवरी 1950 को एक बात कही थी। संविधान को संविधान सभा को सुपुर्द करते हुए एक बात कही थी कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग बहुत ही विषमतापूर्ण, विसंगतिपूर्ण परिस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। वो विसंगतपूर्ण परिस्थिति क्या है कि राजनीति में हमें वन मैन और वन वोट का सिद्धांत है। यानी राजनीति में एक आदमी और एक वोट का सिद्धांत है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम लोग बहुत ही विषमतापूर्ण परिस्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि समाज में वन वोट और वन मैन का सिद्धांत नहीं है। जितना जल्दी हो सके वे सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त कर दो। यदि नहीं करोगे तो ये लोग जो सामाजिक और आर्थिक असमानता से पीड़ित हैं, वे लोग इस लोकतंत्र को उखाड़ फेंकेंगे।
जिसका हमने बहुत ही मेहनत करके लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण किया है। शासक वर्ग के लोगों ने इनकी बात को नहीं माना तो जनता ने क्या किया, इनको उलटना पुलटना शुरू कर दिया और स्थिरता पैदा किया। जिस प्रकार से औरतें तवा पे रोटी बनाते हुए उलाट पुलाट करके सेकती है, उसी प्रकार से जनता ने सरकार को भी उलाटना पुलाटना शुरू किया। तब इन लोगों ने एक उपाय निकाला। और ये लोग क्या उपाय निकाले? जो लोग जवाबदेही के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, वो लोग एक उपाय निकाले और उन लोगों ने संविधान समीक्षा का कार्यक्रम शुरू कर दिया। और संविधान समीक्षा के प्रस्ताव में ये बात रखा कि अगर विरोधी पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो उनसे पहले ही लिखवा लिया जाए कि वो सरकार नहीं बना सकती। यानी जो पहले की सरकार है वो चलती रहेगी चलती रहेगी। आखिर में अविश्वास प्रस्ताव जो लाए, जो संविधान समीक्षा की बात किए, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में चल रहा था कि हम लोगों ने इनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं किया, इसलिए इनके विरोध में हमारे पास हथियार होना चाहिए। इसलिए इन्होंने संविधान समीक्षा का कार्यक्रम चलाया और कांग्रेस और बीजेपी के लोग बहुत ही समझदारी से आपस में मिल करके समझदारी से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे। अब आप लोग कहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी की आपसी समझदारी कौन है? तो दोस्तों, जब गुजरात में केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सरकारी आदेश निकाला कि चड्ढा पहन करके सरकारी कर्मचारी चड्ढा पहन करके संघ के शाखा में जा सकते हैं। तो कांग्रेस ने 13 दिन संसद को चलने नहीं दिया, लेकिन जब संविधान समीक्षा की बात आई तो उन्होंने 13 मिनट भी संसद को बंद नहीं किया। ये चड्ढा पहन करके संघ के शाखा में जाना ये समस्या नहीं है। कांग्रेस के लोग गधे नहीं है, पागल नहीं है, वो हमारी समस्या नहीं है। समस्या ये है कि ये आपस में संगठन बना करके समझौता बना करके कार्यक्रम चला रहे थे कि संविधान समीक्षा का कार्यक्रम की सरकार को अस्थायी होना चाहिए, अस्थायी नहीं होना चाहिए। ये आपस में कार्यक्रम बना के संविधान समीक्षा संविधान में लिखा ही नहीं गया है, उसके बावजूद भी एक कांग्रेस और बीजेपी के लोग आपस में मिल करके एक कार्यक्रम को चला रहे थे। लेकिन जनता ने उसे नकार दिया, क्योंकि जो ब्राह्मण पार्लियामेंट में बहुमत में है और समाज में अल्पमत में रहे, तो जनता ने उसको नकार दिया। तब पुनः आपसी समझदारी से लोग दूसरा रास्ता निकाले
और क्या निकाले कि छोटे 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 जो दल हैं उनको समाप्त कर दिया जाए। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि आंध्र प्रदेश के रिटायर जज जस्टिस रेड्डी जब रिटायर हो गए तो उन्हें लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया गया और लॉ कमीशन के रिपोर्ट में उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि जो छोटे छोटे दल हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि छोटे छोटे दल स्थिर सरकार देने के लिए बाधकारक हैं। इनके वजह से अस्थिरता पैदा होती है। अब पार्टी बनाने का, पार्टी चलाने का, संघ बनाने का, संगम चलाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दिया है। ये क्या जस्टिस रेड्डी के बाप का दिया हुआ है जो छोटे 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 दल समाप्त करने की बात करता है? अरे छोटे छोटे दल किनके हैं? छोटे छोटे दल अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों का है। वो ये नहीं कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यकों का पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। वो कहता है छोटे छोटे दल समाप्त कर दिया जाए। अरे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर तो 71 साल पहले ही इशारा कर दिए थे कि तुम इनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान करो, समाप्त करो, नहीं तो ये लोग इस लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे। तुम लोगों ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए छोटे छोटे दल तुम्हारा विरोध करने के लिए तैयार हो गए। ये स्थिर सरकार के विरोध में तैयार हुए। तब कांग्रेस और बीजेपी ने कहा बहुत बड़ा खतरा है, यदि हम लोगों ने अगर जनता के विरोध में निर्णय लेंगे तो इसका उभार होगा, क्योंकि जो ब्राह्मण जो है पार्लियामेंट में बहुमत में है, वो समाज में अल्पमत में है। जनता ने इसको भी नकार दिया कि छोटे छोटे दल हमारे अपने लोगों का है, इसको भी नकार दिया। तब इन लोगों ने सोचा कि अब जनता के विरोध में उभार न हो, तो एक तीसरा उपाय निकाला कि ठीक है, अब छोटे छोटे दल समाप्त नहीं किए जाएंगे, बल्कि अब छोटे छोटे दलों को अपने अधीन काम करने के लिए तैयार करेंगे, अपने अंडर काम करने के लिए तैयार करेंगे। अब हम लोगों को रिंग मास्टर की भूमिका में आना पड़ेगा। जैसे सर्कस में रिंग मास्टर अपने छड़ी से शेर, चीता और भालू से अदाकारी करवाता है, उसी प्रकार से हमें भी अब रिंग मास्टर के भूमिका में आना होगा। यानी शेर, चीते और भालू को दांत को तोड़ दो और दुनिया वाले को ये लगे कि भारत में तो शेर, चीते और भालू से लोग कर्तव्य करवाते हैं। यानी उनको ये लगे दुनिया वालों को तो छोटे छोटे दलों को भी साथ लेकर के सरकार चलाते हैं। यानी छोटे छोटे दलों का हालत मुंह बंधे हुए कुत्ते के समान कर दो, न तो वह भौंक सकता है
न काट सकता है। तब इन लोगों ने क्या किया, एक एनडीए बनाया और एक यूपीए बनाया। बीचे बीजेपी गठबंधन 48 पार्टियों का है और कांग्रेस गठबंधन 24 पार्टियों का है। बीजेपी 48 पार्टियों को मिलकर के एनडीए बनाई हुई है, नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। और दूसरी तरफ कांग्रेस यूपीए 24 पार्टी को लेकर के बनाई है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन हिंदी में कहते हैं। यानी एक का हैंडल जो है बीजेपी करेगी और दूसरे का हैंडल कांग्रेस करेगी। तो दोनों ये ब्राह्मणों की पार्टी है। बीजेपी को चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक नाम के ब्राह्मण बनाए हैं और कांग्रेस को अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये ब्राह्मण बनाए हैं। दोनों ब्राह्मणों की पार्टी, यानी एक ब्राह्मण को परास्त करना है तो दूसरे ब्राह्मण को सर पे बिठाना है और दूसरे ब्राह्मण को गिराना है तो पहले वाले ब्राह्मण को सर पे बिठाना है। यानी एक राजा राम है तो एक सीता राम है। राजा राम को लाना है तो सीता राम को गिराना होगा, सीता राम को लाना है तो राजा राम को गिराना होगा। यानी एक बार कांग्रेस आती है शासन सत्ता में, एक बार बीजेपी आती है। यानी एक बार राजा राम आते हैं तो एक बार सीता राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम, राजा राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम, राजा राम, राजा राम, सीता राम, सीता राम, राजा राम। ये साल हमारे देश में भजन चल रही है और हमारे लोग इस भजन में तल्लीन है। हमारे लोगों की जानकारी नहीं है। मानवीय कांसी राम साहब जी कहे थे, अरे ये लोग भजन नहीं गा रहे हैं, ये जहर गा रहे हैं, जहर फैला रहे हैं। एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है। नागनाथ गए तो सांपनाथ आए, सांपनाथ गए तो नागनाथ आए। यानी दोनों ओर जहर ही जहर है और जो इसमें जाएगा उसका मौत निश्चित है। यानी जो जाएगा सांसद और विधायक तो उसका शोषण निश्चित है और अपने समाज का भी वोट दे करके उसका समर्थन कांग्रेस बीजेपी का करता है तो अपने समाज का भी शोषण करवाता है। तो जब इस बाइपोलर सिस्टम के, जब दो दलीय पद्धति के खिलाफ वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बामन मेश्राम साहब जी ने पूरे देश में घूम घूम करके चर्चा का विषय बनाया, तो इन लोगों ने सोचा कि अब तो लगता है हम लोगों का सरकार कभी अस्थाई बनेगी ही नहीं। और जब तक सरकार अस्थाई नहीं बनेगी तब तक इन लोगों का मूल निवासियों को अस्थाई रूप से हम लोग गुलाम नहीं बना सकते। तब इन लोगों ने चौथा उपाय निकाला। क्या निकाला? ईवीएम मशीन को लाया और ईवीएम मशीन से 2004 और 2009 के चुनाव को कांग्रेस ने जीती, सरकार बनाई। इस बात को लेकर के बीजेपी के ही लोग 2004 के और 2009 के चुनाव में
ईवीएम पे गिद्ध निगाह लगाए थे और उसके विरोध में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा करके वे लोग एक किताब लिखे। उस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट ए रिस्क, लोकतंत्र खतरे में है। उस पुस्तक की प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी लिखे हैं, भूमिका सुब्रमण्यम स्वामी लिखे हैं और किताब को जीवीएल नरसिम्हा राव लिखी। वो नेट पर भी थी, लेकिन इस समय नेट से निकाल लिया गया है। तो इन लोगों ने पूरा एविडेंस इकट्ठा करके दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया। तब पुनः उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम का डेमो लिया और डेमो लिया तो वो भी माना कि हाँ, इसमें घोटाला किया जा सकता है। तो उन्होंने निर्णय सुनाया। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि बगैर पेपर ट्रेल मशीन के ईवीएम असंवैधानिक है। बिना पेपर ट्रेल मशीन लगाए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंसी चुनाव नहीं हो सकता है। स्वतंत्र, मुक्त, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को नोटिस इश्यू किया कि आपने 2004 और 2009 में घोटाला करके सरकार बनाई है, तो कांग्रेस पार्टी का कान खड़ा हो गया और कांग्रेस ने सोची कि जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम असंवैधानिक है, तो जो ईवीएम के द्वारा सरकार चुनी गई है तो वो भी असंवैधानिक ही मानी जाएगी, और जो नेशनल इंटरनेशनल फैसले लिए गए हैं वो भी असंवैधानिक ही मानी जाएगी। यदि इसके विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, तो यदि जनता का ये मुद्दा बनाया, तो हम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारा पूरा देश में, पूरे विश्व में छी छी थू थू होगी। हमारी दुकानदारी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तो उन लोगों ने सोचा कि आडवाणी को तो मनाना बहुत मुश्किल है, वो मानने वाले नहीं हैं। इसलिए वो लोग नागपुर गए। नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर मोहन भागवत से मिले और कहे कि आप लोग, मोहन भागवत से कहे कि आप आडवाणी को मनाइए कि इसके विरोध में रथ यात्रा न निकले। हमारा चोरी पकड़ी गई है कि हमने पूर्व में घोटाला करके ईवीएम से सरकार बनाई है। तो मोहन भागवत ने कहे कि इससे क्या फायदा होगा, हम क्यों आडवाणी को रोकें, हमको क्या लेना देना है। तो कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता लोग कहे, जो लोग ईवीएम के बारे में जानते थे, वो कहे कि अगर मैंने पहले सरकार बना लिया है तो इस बार आप सरकार बना लीजिए। मोहन भागवत ने कहा कि नहीं, आप 2 बार बनाए हैं सरकार, 2004 और 2009 में सरकार बनाए हैं। तब कांग्रेस ने कही कि ठीक है, आप भी 2 बार बना लीजिए, 14 में और 19 में सरकार बना लीजिए। तो दोस्तों, 2014 में और 2019 में
बीजेपी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, यानी ये जो समझौता हुआ था ये सच साबित हुआ था कि 2004 और 2009 में कांग्रेस बनाई और 2014 और 2019 में बीजेपी बनाई, इन लोगों का समझौता था। तो दोस्तों, पहले ये लोग क्या किए, हम लोगों के खिलाफ, हमको जो अस्थायी रूप से गुलाम बनाने के लिए और अपनी अस्थायी सरकार बनाने के लिए ये लोग संविधान समीक्षा का कार्यक्रम शुरू किया, यानी संविधान ही बदल दीजिए। जनता ने नकार दिया। तब इन लोगों ने क्या दूसरा उपाय निकाला कि छोटे छोटे दल समाप्त कर दिया जाए। इसको भी जनता ने नकार दिया। तब ये लोग क्या किए कि 2 दलीय पद्धति ले आए, लेकिन इसको भी जनता धीरे धीरे नकारना शुरू किया। तो कहे कि अब इन लोगों को अस्थायी रूप से गुलाम बनाना है, यहाँ के मूल निवासियों को, तो हमें अस्थायी सरकार बनानी होगी। तब इन लोगों ने ईवीएम लाया। ये आप लोगों को मैं क्रम से बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए ईवीएम लाया गया है, वो अपना अस्थायी सरकार बनाने के लिए और हमारा अस्थायी गुलामी करने के लिए बनाने के लिए ईवीएम लाए हैं। तो दोस्तों, हम डाल डाल चल रहे हैं तो ब्राह्मण पात पात चल रहा है। अरे हमसे आगे, हम डाल डाल तो पात पात। तो हमें क्या करना होगा, उस पत्ता को ही छिनगा के गिरा देना है। और जैसे गिरे लोग वैसा छितरा जाइए। एक बेर छितराई ने तो दोबारा फिर जो है बिटूर नहीं सकन, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो वामसेब के द्वारा अपने SC ST OBC के लोगों को एक बना करके आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही है, इस आंदोलन के द्वारा ही हम उस पत्ते को छटका सकते हैं जिस पे ब्राह्मण पात पात जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप लोग वामसेब और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा हमारे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है, आप उसमें तन मन धन बुद्धि पैसा समय श्रम हुनर से साथ सहयोग करिए। हमारा ऐसा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।